हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूँ आपका सिल्वर एजुकेशन में। तो बच्चों, रियल नंबर चल रहा है आपका क्लास 10th का लेसन 1 चल रहा है। हमने 1.2 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 1.2 तक जहाँ तक हम लोग सीखा था अभाज्य गुणनखंड, ये पिछला मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो किसी से ना कटती हो, और गुणनखंड का मतलब छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ना। आपने ये सीखा था, इसके बाद आप यूक्लिड थ्योरम सीखे थे। अब इसके बाद आपका चलेगा 1.3। 1.3 आपका चलेगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्याओं को सीखने के लिए क्लास 9th में जाना होगा आपको। क्लास 9th में टोटल अगर आपको विधिवत समझना, अपरिमेय संख्या एकदम विस्तार से समझता है, कक्षा 9 में जाना पड़ेगा। लेकिन इसका बेसिक अभी यहाँ पे समझा देने, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक समझिए आप अपरिमेय संख्याएं। देखिए लेसन 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। तो जो अगला टॉपिक आपका है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्लो स्लो। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। देखिए ध्यान से बात को समझिए पहले। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड थ्योरम हमने पढ़ लिया, अभाज्य गुणनखंड हमने पढ़ लिया, मस लस और दो संख्याओं में रिलेशन क्या होता है हमने पढ़ लिया। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं कृपया करके पिछला 2 वीडियो देख ले, तब उनको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है, अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। कहने का ये मतलब है अपरिमेय संख्याएं होंगी, पुनर्भ्रमण का मतलब उनको फिर से हमें रिवाइज करना है। इसे कहते हैं ना पुनर्भ्रमण, कहीं भ्रमण करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। पुनर् मतलब फिर से, भ्रमण मतलब घूमना। मतलब हमें फिर से अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ जानना है। फिर से मतलब पहली बार कहाँ सीखे थे, पहली बार कक्षा 9 में सीखे थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि विदाउट अपरिमेय संख्याओं को समझे बिना प्रश्नावली 1.3 आपको नहीं समझ में आएगी। तो देखो पहले इसका अर्थ समझो। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण मतलब अपरिमेय संख्याओं को हम थोड़ा फिर से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, पुनर्भ्रमण करेंगे। मतलब फिर घूम के हमें कहाँ आना है, अपरिमेय संख्याओं पे। तो देखते हैं अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। देखिए बहुत बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी देखिए अपरिमेय, तोड़ो इसको पहले। देखिए अ प्लस परिमेय। अब बच्चों आ का मतलब हिंदी में जानते हो, आ का मतलब होता है नहीं। परिमेय का मतलब होता है जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके। आप जानते हो ना परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होती है, कि मतलब ऐसे नंबर जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, या A बटे B के रूप में, या C बटे D के रूप में। मतलब कहने का ये मतलब ऐसा नंबर जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन इसके आगे क्या शब्द जुड़ा है, अ, और अ का मतलब क्या होता है, नहीं। तो तात्पर्य क्या लिखना है, P अपान Q नहीं, मतलब P बटे Q नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्याएं क्या कर रही है कि हम P अपान Q के रूप में नहीं हो सकते हैं। मतलब कहने का ये मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखो हेडिंग आपकी कर रही है, कुछ बना के नहीं कर रहे हैं आपको हम। हेडिंग उठा लो, अपरिमेय इसका नाम है। अब आप परिमेय जानते हो, क्लास 9th में जानते हो, या अभी कक्षा 10 में पिछला वीडियो में सीखे हैं कि परिमेय क्या होती है, जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। 4 बटे 5 हो गया, 6 बटे 7 हो गया, 8 बटे 9 हो गया,
11/12 हो गया। ये सब क्या है? परमेय है। अब परमेय के आगे क्या लगा है? अ का मतलब होता है नहीं, तो ये खुद कह रहा है कि परमेय नहीं बनेंगे हम। परमेय नहीं बनेंगे कि मतलब हम P/Q के रूप में नहीं जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो उसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्याएं। इट इज क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। देखो सिंपल बात यही है, रटना बिल्कुल नहीं, समझना है आपको। हर सब्जेक्ट को रटो आप, लेकिन मैथ कभी नहीं रटना आपको। देखिए अपरमेय, अपरमेय P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। देखो अपरमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। तो कहेंगे सर अगर P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो किसके रूप में लिखेंगे? तो देखो किसके रूप में लिखते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई? जिसको नहीं समझ में आया बैक करके देख सकता है वीडियो को। देखिए परमेय संख्याएं को कैसे लिखते हैं हम? परमेय संख्याएं रूढ़ में होती है, करणी में, करणी में 2, करणी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 10, कड़ी में 11, डॉट 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 डॉट। पहला पॉइंट ये हुआ कि जो आपकी जितनी भी रूट की संख्याएं हैं, मतलब जितनी ऑलमोस्ट जितनी करणी की संख्याएं हैं, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 11, कड़ी में 13, कड़ी में 15, ये सब क्या होती है? आपकी अपरमेय संख्याएं होती है। टोटल ये क्या है? अपरमेय, ये अपरमेय। ठीक। दूसरा पॉइंट दशमलव में 0.01, 0.11, 0.11, 0.111। देखो कहने दशमलव में होती है लेकिन नॉन रिपीटिंग, मतलब उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समझिए आप, बहुत कंफ्यूजन इसमें है कि अपरमेय संख्याएं दशमलव में तो होती हैं लेकिन उसकी पुनरावृत्ति नहीं। जैसे अगर इसको हम लिख दें 0.555555, तो ये अपरमेय नहीं होगी क्योंकि लगातार 5 ही आ रहा है। इस 5 का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कभी भी। लगातार देखो रिपीट हो रही है ना, रिपीटेशन नहीं, नॉन रिपीटिंग, जिसको कहते हैं पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखो जिसको ऐसे देखो, इसकी देखो 0.1 आ रहा है, फिर 0.11 आ रहा है, फिर 0.11 आ रहा है, फिर 0.11 ऐसे आ रहा है, तो ये अपरमेय हुए। और एग्जाम्पल हो जैसे 0.98, फिर 7.6, फिर 9.3, फिर 1.4। देखो इसमें किसी भी शब्द का रिपीटेशन नहीं हो रहा, मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये अपरमेय हो गया। पहला पॉइंट क्या है कि सर करणी में हो सकती हैं। ठीक। दूसरा क्या है? दशमलव होंगी लेकिन नॉन रिपीटिंग होंगी, मतलब उसका रिपीटेशन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आपका है, तीसरा पॉइंट जैसे पाई, पाई आप जानते हो पाई। अब आप कहेंगे सर पाई, पाई अपरमेय संख्या है। पाई जो आपका है, पाई अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। पाई जो आपका अपरमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, सब लोग जानते हैं कि पाई बराबर 22/7, और इसको अगर लिख सकते हैं 3.14, तो आप कहेंगे सर ये तो P/Q के रूप में हो गया, और 3.14 वैल्यू एक आ रही है, तो अपरमेय संख्या कैसे हुई? परमेय होना चाहिए ना। तो बच्चों ये पाई का मान एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ जो है लगभग इसे कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन है कि पाई एक अपरमेय संख्या। क्यों अपरमेय संख्या है? क्योंकि पाई का मान जो 22/7 है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आपकी। 3.4 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपका जो है करेक्ट वैल्यू नहीं है, करेक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब जो पाई का मान 22/7 और 3.14 है ना, ये लगभग के बराबर है। मतलब पाई का मान इतने लगभग होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है।
ये करेक्ट नहीं। अगर इसे पाई का मान 3/4 करेक्ट होता कि पाई का मान केवल इतना ही होता है, या पाई का मान 22/7 केवल होता है, तो क्या होता है, ये अपरमेय ना परमेय हो जाती, क्योंकि पी अपान क्यू के रूप में आ जाती। लेकिन ये 22/7 जो है आपका लगभग, पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर आता है, मतलब 3.14 के लगभग बराबर आता है, इसलिए पाई आपका क्या हुआ, इरेशनल नंबर, मतलब अपरमेय संख्या। देखो 3 चीज सीखे कि पहला अपरमेय संख्या कर्णी में होती है, दूसरा दशमलव में होती है, लेकिन नॉन रिपीटिंग होती है, मतलब इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अगर आप इसको रिपीट कर दिए लगातार तो परमेय में आ जाएगा। और इसको तीसरा पाई, पाई आपका अपरमेय है। क्यों अपरमेय है, क्योंकि 22/7 और 3.14 जो पाई का मान है वो लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं है। ये 3 चीजें थोड़ा सीख लिया। और देखो थोड़ा और अपरमेय संख्याओं के बारे में। एक टॉपिक और चौथा, ये हमने अंडर रूट ले लिया, कर्णी जिसको कहते हैं, और इसके अंदर लिख दिया अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, समझिए मैं क्या समझा रहा हूं, बराबर अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, देखो कर्णी अभाज्य संख्याएं बराबर अपरमेय संख्या, इसका मतलब रूट में कर्णी के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, या अभाज्य संख्याओं का जो कर्णी होता है हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। अभाज्य संख्याएं जो किसी से ना कटती हो, केवल स्वयं से कटती है और एक से, जैसे ये √2 हो गया, 2 अभाज्य संख्या है तो अपरमेय है। √3 अभाज्य संख्या है तो अपरमेय है। √5 अभाज्य है तो अपरमेय है। √7, फिर इसके बाद √11, √13, √17, √19 डॉट डॉट डॉट, मतलब लेके चले जहां तक आप जा सकते चले जाओ। तो कहने का ये मतलब है, चौथा पॉइंट आपका है कि कर्णी के अंदर जो है सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अपरमेय संख्याएं होती हैं। अभाज्य आप जानते हो जो किसी से ना कटती हो, अपने और एक के छोड़े किसी से ना करती हो। तो जितनी भी संख्या हमने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और किसके अंतर्गत है, कर्णी में। इसका मतलब ये टोटल आपकी क्या होगी, अपरमेय संख्या। ये टोटल आपका जो होगा क्या होगा, अपरमेय, अपरमेय संख्याएं। तो आशा करता हूं 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छे से सीखना हो तो कक्षा 9 में चले जाओ, नंबर सिस्टम पढ़ लो एक बार, तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। 4 पॉइंट देखो आपको समझा दिए शॉर्ट में। देखो 4 पॉइंट, पहला क्या है कि P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। ये इसकी परिभाषा हुई। अगर आपसे कोई पूछता है कि अपरमेय संख्याएं क्या होती है, व्हाट इज इरेशनल नंबर, दैट्स नंबर इज नॉट डिनोट P अपान Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको P/Q, मतलब सीधी बात जिसको भिन्न के रूप में न लिखा जा सका हो, जैसे ये 3/4 हो गया, ये 5/7 हो गया, ये 9/13 हो गया, ये 15/20 हो गया, ये सब क्या है आपके परमेय है ना। ये सब संख्याएं परमेय हैं। अगर इनको हम इस बटे के रूप में न लिख पाए तो वो क्या हो जाएंगी, अपरमेय, मतलब √2, √5, √7। तो सिंपल परिभाषा आपकी, जिन संख्याओं को P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्याएं। और यहाँ पे लिख देंगे Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q आपका कभी 0 के बराबर नहीं होगा। चलो आशा करता हूँ कि परिभाषा समझ में आ गई होगी सबके कि परमेय संख्या होती क्या है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट का थ्योरम देखिए, प्रमेय। अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण में प्रमेय पहला आपका जो है, इसको लिख दे 1.3 प्रमेय। बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रमेय को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे हम मान लें यदि
p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, ठीक, और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है। ध्यान सुनिएगा, ये थ्योरम चल रहा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेंगे इसको, यही आगे काम देगा आपको। प्रमेय पहला आपका, यदि p एक अभाज्य संख्या हो और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, p a को भी विभाजित करेगा। देखिए, इस थ्योरम को पहले समझिए फिर नोट करिए। मैं क्या कर रहा हूं, यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आप जानते हो कि ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं से और एक से कटती हो और किसी संख्या से नहीं कट सकती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को विभाजित करेगा जहां a पूर्णांक है, a पूर्णांक है। a पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लिख चले जा सकते हो। यदि p एक अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब अगर p a स्क्वायर किसी पूर्णांक के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, किसी पूर्णांक के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वो p जो है a को भी विभाजित करेगा। ये थ्योरम आपका हुआ। अब देखो कैसे, समझिए, कितने लोग नहीं समझ पाए होंगे। देखो, कह रहा है p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जैसे हम 2 मान लिए ना, 2 अभाज्य है क्योंकि 2 किसी से नहीं कटता है, केवल स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। अब 2 क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या, मतलब p। इसके बाद a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब मतलब a हम जैसे मान लिए, a हमने क्या मान लिया, a जैसे हम मान लिए 4, ठीक, क्योंकि a पूर्णांक है तो 4 हमारा क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब a देखो, ये p बराबर 2 मान लिए, p बराबर 2 और a बराबर क्या मान लिए, 4, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कर, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को, मतलब a का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो a का स्क्वायर कर दोगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16, a स्क्वायर बराबर 16 आ गया। मतलब p a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब देखो p कितना है, 2, अब 2 16 को विभाजित करेगा, पक्का करेगा, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बटे p, मतलब p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब 16 बटे कितना आ गया, 2, कितनी बार आ गया, 8, विभाजित कर दिया, हाँ विभाजित कर दिया। विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। p कितना भैया आपका, 2, और a कितना है, 4, मतलब p a को भी विभाजित करेगा। a कितना है, 4, p कितना है, 2, देखो काट दिया कि नहीं, 2 आ गया। वही समझा रहे हैं कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। हमने मान लिया p बराबर 2, 2 अभाज्य संख्या है, a बराबर 4 मान लिए हम, पूर्णांक है, a स्क्वायर निकाल दिए, 16 आ गया। अब कह रहा है कि p a स्क्वायर विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर का मान 16, p का मान 2, 16 में 2 का भाग दिया, 8 आ गया, विभाजित कर रहा है। इसका मतलब p a को काटेगा तो a का कितना है, 4, p कितना है, 2, कितना आ गया, 2, प्रूफ हो रहा है ना। मतलब ऐसे दिखा रहे आपको कि देखो ऐसे नंबर ले रहे तो ये हो रहा है। इसका मतलब यही थ्योरम आपको याद रखना, यही अभी काम आएगा, यही थ्योरम आपको याद रखना है। इस थ्योरम को विधिवत नोट करके और इसको एक बार अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। फिर क्या करना है समझ जाओ खुद ही। यदि p अभाज्य संख्या है, अगर p a स्क्वायर को काटती है तो p a को काटेगी, सिंपल। आगे बस एक ही थ्योरम था इसमें और कुछ नहीं, एक ही थ्योरम था। देखो बच्चों, हमने सीखा क्या, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या आप सीख लिए जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
कड़ी में लिख सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पाई आपका है, क्यू है, आपको बताया गया। सबसे इम्पोर्टेंट हमने एक थ्योरम सीखा। क्या सीखा? यदि p कोई अभाज्य संख्या हो, p अभाज्य संख्या हो, p बराबर क्या हुआ? अभाज्य संख्या, p अभाज्य संख्या, ठीक। p अभाज्य संख्या, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, p स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक। तो p a को विभाजित करेगा, p a को विभाजित करेगा, यही थ्योरम हमने सीखा। और इसी थ्योरम का उपयोग आपको यहाँ पे आएगा, बस और कुछ नहीं इसमें। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्याओं को हम पुनर्भ्रमण, मतलब फिर से अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम कुछ चीजें सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? पहला थ्योरम हमने सीखा और अपरिमेय संख्याएं कुछ सीखा। अब सीधे प्रश्नावली पे आते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रश्नावली पे आ रहे हैं। देखिए डायरेक्ट प्रश्नावली पे आ रहे हैं। देखो बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हर सब्जेक्ट को आप रट सकते हो, लेकिन मैथ को कभी नहीं रट सकते हो। मैथ टोटली आपका प्रैक्टिस पे, टोटली प्रैक्टिस पे है आपका। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप मैथ में स्ट्रांग बनोगे। तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस जारी रखिए। आप एक क्वेश्चन को आप 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार करिए, आपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं आपको। प्रश्नावली 1.3 बुक कौन सी है? मैं रोज बता रहा हूँ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि नेशनल बुक आपकी है। एनसीईआरटी क्लास 10th, लेसन 1 रियल नंबर, प्रश्नावली 1.3। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने कि आपका 1.3 का क्वेश्चन क्या है पहला। तो मैं आशा करता हूँ किताब सबके पास होगी। अब किताब खोल के क्वेश्चन नंबर पहला पढ़े सब। क्वेश्चन पहला, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है प्रश्नावली 1.3, क्वेश्चन नंबर पहला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लिया। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। कितने बच्चे सोचते हैं कि मैथ का मतलब क्यों न्यूमेरिकल होता है? ऐसी बात नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है मैथ में। विदाउट कॉन्सेप्ट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो कहा क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अब जानते तो सब लोग हैं, अभी बताया गया है कि कोई अभाज्य संख्या अगर करणी में हो तो क्या होती है? वो अपरिमेय संख्या होती है। 5 क्या है? अभाज्य है। करणी में है, इसका मतलब अपरिमेय है। तो ऐसे थोड़ी ना बोर्ड में लिख के चले आएंगे कि ये 5 है, 5 अभाज्य है, और अब हमने पढ़ा है कि अभाज्य करणी में होती है, क्या होती है? अपरिमेय, हो गया तो 0 नंबर मिलेगा आपको। इसका पूरा प्रोसेस है, कैसे इसको प्रूफ करेंगे आप। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, सबका दिमाग ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। और जो थोड़ा ऊब गए हैं, मोबाइल बंद कर दे, जाए थोड़ा फ्रेश होके तब आए, तब इसको अच्छे से समझें कि कैसे प्रूफ करते हैं। अगर आप एक समझ गए तो इसके ऊपर हजारों क्वेश्चन आप लगाएंगे। अब ऐसा नहीं कि आपके बोर्ड में कि √5 आएगा, √5 एक क्रमिक संख्या, यहाँ √2 भी हो सकता है, यहाँ 7 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, यहाँ 11 भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस आपका क्या रहेगा? समान रहेगा। इसका मतलब एक प्रोसेस आप समझ जाओ, सब कर लेंगे। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। ध्यान सबका यहाँ पे, कैसे देखो करेंगे इसको। देखो बहुत अलग मेथड यहाँ पे लगेगा। देखो हम यहाँ दिया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं
माना कि √5 एक परमेय संख्या है। देखो इसका अलग ही मेथड चलेगा। यहां दे रहा है कि √5 एक परमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि √5 एक परमेय संख्या है। इसको सपोज कर रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। ठीक, इसलिए √5 एक परमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर a/b। क्यों a/b हुआ, ध्यान समझिए, क्योंकि अभी आपने माना कि √5 एक परमेय संख्या है। और बच्चों परमेय संख्या हमेशा क्या होती है, p/q के रूप में होती है, a/b के रूप में होती है, c/d के रूप में होती है। मतलब परमेय संख्या हमेशा क्या होती है, बटे के रूप में होती है। तो जब √5 एक परमेय संख्या है तो इसका मतलब √5 के बराबर क्या हो जाएगा, a/b। a/b क्या है आपका, परमेय संख्या, और हमने यहाँ पर परमेय संख्या माना है √5 को। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे अब यहाँ लिखेंगे जहां a b सह अभाज्य है, a b सह अभाज्य है, a b सह अभाज्य है और b इज नॉट इक्वल 0। देखिए बच्चे ध्यान समझो, अभी आपने माना कि √5 एक परमेय संख्या है, तो जब परमेय संख्या आपने मान लिया तो √5 बराबर a/b होगा। क्यों होगा, क्योंकि परमेय संख्या हमेशा बटे के रूप में होती है। ठीक है, अब जहाँ a और b सह अभाज्य हैं, b इज नॉट इक्वल 0, b कभी 0 नहीं है, तो आप जानते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर सह अभाज्य क्या होता है। सवाल यहाँ पैदा होता है, एक एक कॉन्सेप्ट सीखें कि सर सह अभाज्य क्या होता है। तो देखिए बच्चे सह अभाज्य, यहाँ पे देखो आप, सह अभाज्य, सह अभाज्य, देखो सह अभाज्य ऐसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। देखो सहअभाज्य जो लोग जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जानते सीखें। सहअभाज्य ऐसी संख्या है जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कहने का मतलब ऐसी संख्या जिनमें से हम कोई कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन ले जानते हो ना, कि ऐसी दो संख्या जिनमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 3 और 5, ये क्या है, सहअभाज्य है। 2 और 5 क्या है, सहअभाज्य है। इसके बाद 2 और 3 क्या है, सहअभाज्य है। इसके बाद 7 और 3 क्या है, सहअभाज्य है। इसके बाद 11 और 13 क्या है, सहअभाज्य है। तो कहने का मतलब देखो 3 5 में से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, एक के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। 2 5 में से कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2 3 में से कुछ कॉमन है, नहीं है। 7 3 में से कुछ कॉमन है, नहीं है। 11 13 में से कुछ कॉमन है, नहीं है। तो कहने का मतलब हमने माना a/b और a/b क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। मतलब इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते सिवाय एक को छोड़ के, एक सब में कॉमन रहेगा। तो सहअभाज्य संख्या ये हुई। एक एक लाइन को समझिए तभी समझ में आएगा आपको, नहीं तो एक लाइन कंफ्यूज करेंगे तो कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा चलेगा आपका। देखो पहले हमने क्या माना कि √5 एक परमेय संख्या है, तो इसलिए √5 बराबर a/b होगा। क्यों a/b होगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि परमेय संख्या, और परमेय संख्या हमेशा बटे के रूप में होती है। अब जहाँ a/b सहअभाज्य है, मतलब a और b में से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब a और b में कोई संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब a और b आपका ऐसी संख्याएं हैं, 3/5 है, या तो आपका 2/3 है, या तो आपका 11/13 है। इसके बाद या तो आपका ये है 7/3 है।
मतलब ए अपान बी आपकी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई उभयनिष्ठ नहीं है आपका, इसलिए ए अपान बी क्या आपका सहभाज्य है। चलो आगे चलते हैं, देखिए आगे, इसको हल करो थोड़ा सा। अब देखो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √5 बी इक्वल ए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर वर्ग करिए इसका, देखो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, कणी हट जाएगी यहाँ से, अगर देखो ये √5 है, अगर इसका वर्ग करेंगे कणी हट जाएगा, 5 आ जाएगा, बी का वर्ग करेंगे बी स्क्वायर आ जाएगा, ए का करेंगे आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, इसको टोटल क्या बना लो, समीकरण नंबर 1। अब फिर इसके आगे चलो, अब देखो क्या करो, बी स्क्वायर को ऐसे रखो, 5 को नीचे ले जाओ, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो यही समझने का, देखो यहीं पे समझो आप ध्यान से, यहीं पे समझिए, यहाँ तक प्रोसेस किए, दोनों को वर्क कर लिए, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। अब सिंपली बी स्क्वायर बराबर 5 इसके नीचे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ये 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, ये देखो इसका मतलब भाग होता है, जो बटे का चिन्ह लगा हुआ मतलब डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। तो अभी आपने थ्योरम क्या पढ़ा था कि यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और p क्या है, अभाज्य संख्या है, तो p किसको डिवाइड करेगा, a को। देखो यही थ्योरम लग रहा है यहाँ पे, हाँ देखो थ्योरम देखो आ गया कि नहीं आपका, थ्योरम देखो टोटली आ गया, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, इसका मतलब 5 किसको काट रहा है भैया, ए स्क्वायर को, मतलब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो थ्योरम देखो हमने बताया था ना, यदि p अभाज्य संख्या हो और p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, तो मतलब p किसको काटेगा, a को काटेगा। यही थ्योरम देखो लगेगा, 5 अभाज्य संख्या है, 5 ए स्क्वायर को काट रहा है, इसका मतलब 5 किसको काटेगा, a को, वो वही नीचे लिखेंगे, देखो यहाँ नीचे लिखेंगे, यही नीचे लिखेंगे कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसको करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, यहां लिख देंगे प्रमेय नंबर 1 से, प्रमेय 1.3 से। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, ध्यान समझिएगा। यहां हमने माना √5 एक प्रमेय संख्या है, फिर ऐसे ए अपन भी किए, स्क्वायर कर दिए, 5 ए स्क्वायर को काट रहा है तो 5 ए को काटेगा। अब आगे चलते हैं, देखो आगे चलने से इसको डस्ट कर दे रहे, ठीक है, जिसको नहीं समझ वीडियो को रोक के बढ़िया से देखेंगे इसको। आगे आइए, आगे देखिए, इस समीकरण को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आगे काम देगा समीकरण आपका, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखो बच्चों आप लिखे कि 5 ए को विभाजित करेगा, ठीक है, मतलब 5 ए को विभाजित करेगी, इसको मैथ में ऐसे लिखेंगे कि मतलब 5 ए को काट देगा, ठीक है। जब भैया 5 ए को काटेगा तो कुछ भाग जरूर आएगा, कुछ संख्या आएगी, तो मतलब वो संख्या क्या आ गई, सी आ गई। सिंपल समझिए, जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को काटेगा, जब 5 ए को काट रहा है इसका मतलब कुछ जरूर उसमें आएगा कोशिएंट, कुछ, और कोशिएंट क्या आ गया, सी। अब यहाँ से निकालेंगे हम, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा ए बराबर 5c, ठीक है। देखो ए बराबर 5c कैसे आया, क्योंकि जो 5 ए को विभाजित कर रहा है, जब 5 ए को विभाजित करेगा तो सी आ रहा है, मतलब कुछ आएगा, सी मान लिए, तो इसका देखो इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 5 का सी में गुणा कर दिया, 5c आ गया, ए बराबर 5c हो गया, समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया।
देखो दो समीकरण हमने बनाया, एक बनाया 5b² बराबर a², समीकरण पहला, दूसरा समीकरण a बराबर 5c², ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, a का मान, इस a का मान कितना आया 5c, इस a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, एक स्थान पे, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये नीचे का डस्ट कर दे रहे हैं, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए a का मान कितना है 5c और समीकरण a हमारा कितना है 5b² बराबर a², ठीक है, ये समीकरण 1 है। अब a का मान 5c तो रखे 5b², a के स्थान पे क्या रखेंगे 5c, यहाँ हमने 5c रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लगा दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 5b² बराबर वर्ग करेंगे 5 × 5 = 25 और c का करेंगे तो आ जाएगा c²। देखो कुछ हमने नहीं किया है, हमने केवल इतना किया है कि जो है 5a को डिवाइड कर रहा है, जब 5a को भाग दे रहा है तो कुछ क्या c आ गया, ठीक है, कुछ आएगा हमने इसलिए c मान लिया। अब यहाँ से a बराबर 5c निकाल लिए और यही a का मान समीकरण 1 में रख दिए। अब a का मान समीकरण 1 में रख के वर्ग कर दिए, हमें कितना मिल गया 5b² बराबर 25c²। अब बच्चों यहाँ से देखिए 5b² 25c², देखो इसको ऐसे लिखेंगे 5b² बराबर 25c²। अब देखो डिवाइड कर दो, ये 5 है ये 25 है, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आ गया हमारा b² बराबर 5c², ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे c² की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो 5 को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा b² बटे 5 बराबर c², ठीक है। देखिए ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, 5 को हम यहाँ लेके आए बटे में हो गया। अब देखो फिर वही क्वेश्चन हमारा आ गया कि 5b² को डिवाइड कर रहा है, देखो बटे में है ना, ये इसका मतलब भाग होता है, मतलब 5 किसको काट रहा है b² को, इस चूंकि 5b² को विभाजित कर रहा है, जब b² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब b को भी करेगा, तो इसलिए 5b को भी विभाजित करेगा, 5b को भी विभाजित करेगा। अब सारा खेल देखो यहीं पे है। अभी आपने एक चीज सीखा था कि 5 किसको काट रहा है, a को काट रहा है, वहां पे हमने लिखा था, आप पीछे जाके देखेंगे 5 किसको काट रहा है, a को काट रहा है, यहाँ 5 किसको काट रहा है, b को काट रहा है। और आपने क्या सीखा था कि a और b क्या है, सहअभाज्य हैं, a और b क्या है, सहअभाज्य है, मतलब a और b में कुछ कॉमन हो नहीं सकता, मतलब कोई उभयनिष्ठ संख्या आ नहीं सकती है। लेकिन क्या आ रहा है 5, देखो 5 b को काट रहा है, 5 a को काट रहा है, इसका मतलब 5 a और b दोनों को काटेगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो इसलिए 5 a b दोनों को विभाजित करेगा, दोनों को विभाजित करेगा। देखो यहीं से आ रहा है, अब यहीं से आपका प्रूफ हो जाएगा। यहाँ 5 a को काट रहा है, आप पिछले देखेंगे, यहाँ 5 b को काट रहा है, जब यहाँ a को काट रहा है यहाँ b को काट रहा है, इसका मतलब 5 a और b दोनों को विभाजित करेगा। लेकिन बच्चे हम क्या माने थे, हमने क्या माना था, a b क्या है, सहअभाज्य, a b सहअभाज्य है, मतलब a b में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब हम गलत हो गए, ठीक है। देखो 5 a और b सहअभाज्य है, सहअभाज्य कुछ उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, कुछ उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, कुछ उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे अब जो हल किए हो, उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5, जब कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है तो इसका मतलब हम गलत हो गए। और हम कहाँ पे गलत हुए, जो हमने माना था कि √5 बराबर परमेय संख्या, सारा खेल यहीं पे है। हम गलत कहाँ पे हो रहे हैं कि √5 हमने क्या माना था, परमेय संख्या,
चूंकि √5 क्या है, अपरमेय संख्या, तो हमने √5 को परमेय संख्या माना था, मतलब हमने जानबूझकर गलती की। जो हमने जानबूझकर गलती की तो हमें अपनी गलती यहाँ पे पता चल रही है कि a और b अभाज्य है और इसमें कुछ उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन हमें 5 कॉमन मिल रहा है, मतलब 5 उभयनिष्ठ मिल रहा है। जब 5 उभयनिष्ठ मिल रहा है मतलब हम कहीं पर गलती कर रहे हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं? पहले ही गलती कर रहे हैं कि √5 परमेय संख्या है, हमें √5 को क्या मानना चाहिए था? अपरमेय संख्या। तो लिखेंगे इसलिए √5 इक्वल अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, बस और कुछ नहीं। देखो इसमें दो चीज है, सही गलत का खेल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने गलती क्या की कि √5 को परमेय संख्या मान लिए। अब हमने जब जानबूझकर गलती की, जब इस प्रोसेस को लेकर चले तो मैथ हमें खुद ही बताएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। तो जब सारा कुछ हमने हल किया और ए बी को सह अभाज्य माना कि मतलब ए और बी में से कोई संख्या नहीं निकल सकती है, ए और बी में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब हमने पूरे प्रोसेस को हल किया तो देखो 5 ए और बी में से कॉमन आ रहा है, ठीक है, 5 और ए और बी से कॉमन आ रहा है, मतलब 5 जो है ए और बी में से कॉमन नहीं आना चाहिए। मतलब हम गलत हुए, कहाँ पे गलत हुए? जब हमने √5 को परमेय संख्या माना था। गलती हमारी यहाँ पे हुई, तो सुधारना हमें क्या है कि √5 को क्या मानना है? अपरमेय संख्या। तो ये सिद्ध हो गया कि √5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। बस देखो यही है, आप विधिवत जितना लंबा है, कुछ लंबा नहीं, स्टार्ट करना है आपको √5 से। एक बार और देख लो, शॉर्ट में देखो, एकदम छोटे से कि कैसे हल करते हैं इसको, और टोटली ऐसे आपको बोर्ड में लिखना है, 2 पेज ऐसे ही भरना है आपको, ऐसे नहीं कि उठा के चले जाओ सिर्फ कोष्टक बना के। देखो हमने क्या किया, सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए प्रोसेस कि √5 बराबर क्या होगी? परमेय संख्या। आपको यहीं पे जानबूझकर गलती करनी है। जब आप यहीं पे गलती करेंगे तो आपको लास्ट में मैथमेटिक्स खुद बताएगा कि आपने गलती की है। और भैया आपने कहाँ गलती की है? पहले की है। क्या हमने लिखा है? परमेय संख्या। हमें लिखना क्या चाहिए था? अपरमेय संख्या। तो उसी को लास्ट में लिख देंगे कि विरोधाभास के कारण √5 क्या होगा? एक अपरमेय संख्या होगा। अब जिनको नहीं समझ में आया है, आराम आराम से वीडियो का एक एक लाइन देखें। अब इसके बाद आज का बस यहीं। और एक चीज और, लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो आप लोग, लाइक और कमेंट करने में। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है, पसंद नहीं आता है, तो लाइक नहीं डिसलाइक करो उसको, और नीचे लिखो कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करो, सिल्वर एजुकेशन को सब्सक्राइब करो। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ अभी पहला क्वेश्चन हुआ है, अभी 3-4 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।